हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आउट देयर, दिस ARK representing ARK 9. डियर ऑल, जी हाँ, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014 हम डिस्कस कर रहे थे. पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है. अब यहाँ फर्दर पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. फर्दर पार्ट में जो मैं बात करने वाला हूँ इसी जी स्कीम्स में, जी हाँ, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जो यहाँ ऑप्शन या स्टॉक एप्रिशिएशन आपको जो राइट्स दिए जा रहे हैं या किसी भी तरह की जो स्कीम बेस्ड शेयर बेस्ड स्कीम जो है जहां पर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वहां हम बात करेंगे नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द ऑप्शंस ग्रांटेड. क्योंकि ये ऑप्शंस किसको ग्रांट किए गए हैं? बेसिकली एम्प्लॉय को, जो कि एक एलिजिबल एम्प्लॉय है. ये सारी डिटेल में डिस्कस की हुई है आपसे इससे पहले वाले सेशन में. आई होप आपने वो देख लिया होगा, और अगर अभी इसको देख रहे हैं और वो नहीं देखा तो पहले आप उसे जरूर देखेगा. ऊपर आई बटन में ऑफ कोर्स आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके उसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, फिर ये करना है और आसान हो जाएगा. एनीवेज, तो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, सीखते हैं आगे. अब देखिएगा यहां हम बात कर रहे हैं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड, इट मींस दैट कि जब आप ये जो ग्रांट आपने किसके लिए रखा है, स्पेशली किसके लिए रखा है? अपने एम्प्लॉय के लिए. तो क्या रहा है? ऑप्शन और ऐसे स्टॉक एप्रिशिएशन राइट, स्टॉक एप्रिशिएशन राइट. याद रखिएगा, सेशन बहुत ही से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए, बार बार हमें देखना ना पड़े. और एनी अदर बेनिफिट्स ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय अंडर दिस रेगुलेशन शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन. तो पहला यहां पर हमको याद रखना है, अच्छा देखो लॉजिकली याद रखना है ना कि ये स्पेसिफिक ग्रांट किसको दी गई है? एम्प्लॉय को. तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा. ठीक है सर, कौन सा जो स्कीम्स यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस की हुई है, कहां से की हुई है सर? वो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स रेगुलेशन से बना हुआ है. कहता है नो पर्सन अदर देन द एम्प्लॉय टू वूम द ऑप्शन और ऐसे स्टॉक एप्रिशिएशन राइट्स. ऑलराइट, बार बार अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ. स्टॉक एप्रिशिएशन राइट और अदर बेनिफिट्स ग्रांटेड टू शैल बी एंटाइटल्ड टू benefit arising out of such option SAR benefits. However, in case of a ESOS or SAR under the cashless exercise, पहली बात कह रहा है जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे इससे वो किसको मिलेंगे? सिर्फ उस एम्प्लॉय को जिसको ये ऑप्शन प्राइस या एक्चुअली ऑप्शन दिया गया है, जैसे ऑप्शन ग्रांट किया गया है. अच्छा, अगर ये क्या कहता है, क्या होता है कि कैशलेस एक्सरसाइज कर रहा है, द कंपनी में इटसेल्फ फंड और परमिट द empaneled stockbroker to fund the payment of exercise price which shall be adjusted against the sale proceeds of some or all of the shares subject to the provision. अब क्या कहना क्या चाह रहा है, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात. जो एक ग्रांट दिया गया है, इस ग्रांट को फंड करने के लिए, जी हाँ, क्या होगा समझेगा, जब इस ऑप्शन को हमने इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉय किया, ठीक है, तो वो वेस्टिंग पीरियड के अंदर जब वो उसको एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि ये एक्वायर भी तो करना होगा. अज्यूम करते हैं कंपनी है, मान लीजिएगा ए लिमिटेड, अज्यूम कर रहे हैं एक बार हम डेटा, ए लिमिटेड कंपनी है जिसने ये बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को देना है. ठीक है, एंड अब जब ये यहां पर ट्रांजेक्शन करेगा ना, ये शेयर्स इनको देगा, तो यहां से शेयर्स मान लीजिएगा, एज्यूम कर ले एक बार, है ना, 1000 शेयर्स यहां दिए जा रहे हैं. किसके लिए? एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी वेस्टिंग है. ठीक है, अच्छा वेस्टिंग है, एक्सरसाइज अब करेंगे तो यहां से क्या होगा? कंपनी के पास में पैसा आ जाएगा. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें कंपनी के पास भी पैसा कब आएगा? जब ये लोग एक्सरसाइज करेंगे. तो यहां पर कैशलेस, अगर कंपनी इसको ग्रांट करो, कैशलेस है क्योंकि अभी यहां पे अमाउंट हमको रिसीव करना है. तो इसके लिए कंपनी क्या करेगा? इस स्कीम को रेगुलेट करने के लिए फंड प्रोवाइड कर देगा, ताकि बैलेंस शीट में हम ट्रांजैक्शन की एंट्री दिखाएंगे. अच्छा, अब इंपॉर्टेंट समझना, यहाँ पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां से आपका शेयर्स तो चले गया वेस्टिंग के लिए, ठीक है, और एक्सरसाइज किया जा रहा है. अब लेटर ऑन इंपॉर्टेंट चीज है, या तो फंड कंपनी प्रोवाइड कर सकता है या ब्रोकर को ऑथराइज कर सकता है कि ब्रोकर कर सकता है इनको. ठीक है, अच्छा, जब ये सेल होते चले जाएंगे, मतलब ये एम्प्लॉयज अपने राइट को एक्सरसाइज करेंगे तो प्रोसीड जनरेट होगा, पैसा आएगा इन शेयर्स के लिए. ऑलराइट, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो यहाँ फंड प्रोवाइड किया या ब्रोकर ने किया वो बाद में उसी सेल प्रोसीड से एडजस्ट हो जाएगा. ये बात बहुत सिंपल सी समझना. ये किस पर्पस से कर रहे हैं? बेसिकली दो इंपॉर्टेंट बातें. वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का है और वो एक्सरसाइज करने का 1 पीरियड पार्ट उनके पास टाइम होगा, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर यहां कंपनी फंड प्रोवाइड कर सकता है. आपको याद होगा, हमने कल भी डिस्कस किया था कि ट्रस्ट के थ्रू भी हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो हमें क्या याद रखना होगा इसमें? पहला, ये ट्रांसफरेबल नहीं है. दूसरा, ये सिर्फ इसके बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? एम्प्लॉयज को मिलेंगे. ऑफ कोर्स कंपनी आते हैं कैशलेस अगर ये प्रोवाइड कर रही है तो फंड खुद दे सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, और या फिर ब्रोकर को अलाउ कर सकती है. ऑप्शन और SAR और अदर बेनिफिट्स ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी प्लेस्ड, hypothecated, mortgage, otherwise alienated in any other manner. क्यों सर? अगर मान लीजिए मैंने एक्सरसाइज कर लिया तो हो सकता है एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कर लिया, एम्प्लॉय ने उसका कंसिडरेशन पे कर दिया, तो ऑफकोर्स उसे प्लेस भी कर सकता है, वो हाइपोथेकेटिक कर सकता है, मॉर्गेज भी कर सकता है, प्रोवाइडेड जब तक वो वेस्टिंग पीरियड में है उन्हें आप शेयर्स को क्या नहीं करेंगे? प्लेज, मॉर्गेज, क्योंकि वो सेपरेट रखा गया है ना
फॉर द एम्प्लॉइज। अब वो जब तक एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, वो समझ में आ रहा है, वो शेयर एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज का मतलब खरीदा नहीं जा रहा है बाय द एम्प्लॉइज, तो आप उसको तब तक क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और भी आगे रूल बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लॉक इन को कंसीडर करेंगे, अगर लॉक इन अगर इस पे अप्लाई किया जा रहा होगा तो लॉक इन ड्यूरेशन में भी ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज को प्लेज नहीं करेगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आगे डिस्कस करता हूं, क्योंकि सब कुछ बोलूंगा एक साथ तो गजबज हो जाएगा। तो यहां पे सिर्फ अभी जनरली कॉन्सेप्ट ले रहे हैं हम, क्या कि पहला हमने क्या देखा, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, दूसरा it provides a benefit only to the employees, third क्या कह रहे हैं, it cannot be pledged, hypothecated और mortgaged. In the event of a death of the employee while in employment, all options ऐसे और other benefits granted to him shall till the such date shall vest in the legal heiress or nominee of the deceased person. ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में था और उसके बाद ये वेस्टिंग राइट था, मतलब उसको मिला था, वो एलिजिबल एम्प्लॉय था और उसका डेथ हो गया तो उसके लीगल हेरिस को। सेम अगर ऐसा हुआ कि वो कोई परमानेंट सफर कर रहा है इनकैपेसिटी से, मतलब ऐसी कोई डिजीज हो गई जिसके वजह से वो ठीक नहीं हो सकता है, डेथ नहीं हुआ, बट ऑफ कोर्स एक डेथ नहीं हुआ लेकिन एक की ऐसी डिजीज हो गई है जिससे वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है। व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट ऑल ऑप्शन ऐसे और अदर बीन ग्रांटेड टू हिम एज ऑन डेट ऑफ परमानेंट इनकैपेसिटेशन वेस्ट हिम ऑन दैट डेट, फिर उसी दिन से माना जाएगा। याद रखिएगा, जिस दिन से वो परमानेंट क्यों दे रहे हैं, एक फैसिलिटी है एक तरीके की। देखिएगा, वेस्टिंग पीरियड हम उस दिन से काउंट करेंगे यहां पर जिस दिन वो परमानेंट इनकैपेसिटी कंफर्म हुई, उस डेट से फिर आगे का उसका एक्सरसाइज पीरियड उसके लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेथ अगर हो जाता है तो लीगल हेरिस को राइट मिल जाते हैं। इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑल ऐसे और जितने भी हमने यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, चाहे वो स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हो या स्टॉक एप्रिसिएशन हो, परचेज नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, एनी अदर बेनिफिट्स विच आर ग्रांटेड and yet not vested as on that date shall expire. However, all employees shall, subject to the terms and conditions formulated by the Compensation Committee, be entitled to retain all the vested options. अब जैसे रिटायरमेंट ले रहा है, समझो यहाँ पे एक वर्ड आया, रेजिग्नेशन दिया है उसने या टर्मिनेट हो रहा सर्विस से, और कह रहा ऑल द ऑप्शन ऐसे और अदर बेनिफिट्स विच आर ग्रांटेड एंड येट नॉट वेस्टेड एज ऑन डेट ऑफ डेथ शैल एक्सपायर। मतलब ग्रांटेड एंड वेस्टेड दोनों में डिफरेंसेस है। वेस्टेड मतलब जब वो एलिजिबल अगर ट्रीट होगा, वो एलिजिबल ट्रीट होगा, अब एलिजिबल अगर वो ट्रीट हो रहा है और उससे पहले रेजिग्नेशन हो चुका है तो ऑफकोर्स उसको राइट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर कॉम्पोजिशन कमेटी ने कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन बना रखी है कि एक ड्यूरेशन ले रखा है कि हाँ अगर इस पीरियड से इस पीरियड तक जो भी एम्प्लॉइज हैं या थे वो एलिजिबल है तो ऑफकोर्स वो एलिजिबल हो सकता है। नाउ फर्दर, इन द इवेंट ऑफ द एम्प्लॉय हु हैज बीन ग्रांटेड अ बेनिफिट इन द स्कीम इज ट्रांसफर्ड। अब क्या हुआ समझो, जो एक एम्प्लॉय हमारा ए लिमिटेड में काम करता था कंपनी में, उसका ट्रांसफर हो गया, जैसे उसके डिप्यूटेशन हमने कर दिया हमारी एक एसोसिएट कंपनी के अंदर, तो वो राइट्स उसको यहां मिल जाएंगे। बात पकड़ में आ रहा है, क्या कह रहा है, इन द इवेंट ऑफ द एम्प्लॉय हु हैज बीन ग्रांटेड बेनिफिट अंडर द स्कीम इज ट्रांसफर्ड, एम्प्लॉय ट्रांसफर हो गया, ठीक है, डिप्यूटेड टू एन एसोसिएट कंपनी प्रायर टू वेस्टिंग और एक्सरसाइज, द वेस्टिंग एंड एक्सरसाइज एज पर द टर्म्स ऑफ द ग्रांट शैल कंटिन्यू सच ट्रांसफर्ड और डिप्यूटेड एम्प्लॉय इवन आफ्टर द ट्रांसफर और डिप्यूटेशन, वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब यहां मिल जाएंगे, मतलब यहां ये नहीं कह रहा हूं कि एसोसिएट कंपनी उसको देगी, ये जो ए लिमिटेड में उसको ट्रांसफर करके एसोसिएट कंपनी में भेज दिया गया तो यहां जो उसके राइट्स थे कंटिन्यू ही रहेंगे। सर अगर मान लीजिए वो एसोसिएट में जाके किसी और कंपनी में जाता तो यहां राइट अगर उसको मिल चुका वेस्टिंग का, जी हां, तो वो यहां से कर सकता है प्रोवाइड कि वो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उसे ग्रांट किया गया हो। क्लियर हो रहा है एकदम, इसलिए इस वाले पॉइंट को हमने इससे कंसीडर किया था। क्लियर हो रहा है। सो हमने कुछ देखे, क्या पहला नॉन ट्रांसफरेबल मतलब किसी और को एम्प्लॉय नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं कर सकता है, खुद के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल होंगे, उसी के बेनिफिट्स के लिए होंगे। तीसरा हमने देखा था कि प्लेज और हाइपोथेकेटेड या मॉर्गेज आप नहीं कर सकते हैं। चौथा अगर डेथ हो गया उसका तो उसका हायरिस को या उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे, राइट। थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमने कहा कि अगर वो परमानेंट इनकैपेसिटी पे आ जाती है तो जिस डेट पे उसे ये कंफर्म हुआ है कि वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है उस डेट से वेस्टिंग राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। रेजिग्नेशन अगर कर दिया है और रेजिग्नेशन बाद में किया है, मतलब रेजिग्नेशन हो गया उसके बाद वेस्टिंग पीरियड का स्टार्ट हुआ है तो वो एक्सपायर मान लिया जाएगा, प्रोवाइडेड कि डिपेंड ऑन द टर्म एंड कंडीशन कॉम्पेंसेशन कमिटी ने डिफाइन की हुई है। एंड अगर ट्रांसफर डिप्यूट हो जाता है एसोसिएट कंपनी के अंदर तो ऑफ कोर्स उसके राइट्स कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन डिपेंड ऑन दैट कि जब वो ट्रांसफर हुआ था उस टाइम उसके पास वो राइट था, ऑलराइट, वेस्टिंग थी। देखो यहाँ पे prior to the vesting or exercise, अब यहाँ दोनों बात इंपॉर्टेंट है। कैसा है कि in the event of the employee who has been granted a benefit under scheme is transferred or debited to an asset company prior to vesting or exercise, the vesting exercise as per the terms of the grant shall continue। अब अगर ऐसा दिया है तो क्यों हो सकता है ना कि उसको उसे ट्रांसफर हुआ और डिपेंडेड है, और लेकिन वेस्टिंग से पहले अगर होता तो एक्सचेंज कर लेता या कर सकता था, बट अगर वेस्टिंग से पहले पर ग्रांट हो चुकी है इन दैट केस, ऑलराइट। चलिए अब आगे देखते हैं एक बार। In case of a new issue of shares under the scheme, shares so issued shall be listed immediately.
इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आर लिस्टेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। अब अगर एग्जिस्टिंग है तो कहता है जी स्कीम इज इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस, मतलब शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014 को फॉलो करना है। एंड कहता है क्या करना पड़ेगा, इज राइट फाइल्ड एंड कंपनी हैज टू ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल एडवांस अप्रूवल ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, एंड एज एंड व्हेन द एक्सरसाइज इज मेड द कंपनी नोटिफाई द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज एज पर द स्टेटमेंट। मतलब जिस दिन एम्प्लॉय उस एक्सरसाइज करेगा, जी हाँ उस राइट को एक्सरसाइज करेगा, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी को इंटीमेट भी करना है। ये जनरली कुछ कंप्लायंस वो करने पड़ेंगे, कब, जब एग्जिस्टिंग शेयर्स जो लिस्टेड हैं उस केस में, ठीक है। ऑलराइट सर, नाउ स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द अनलिस्टेड कंपनी। अब यहाँ पे समझो अनलिस्टेड कंपनी, तो कंपनी चाहे तो इसको अपने आईपीओ के साथ भी लेके आ सकता है। देखो, शेयर राइजिंग आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी आउट ऑफ द ऑप्शंस और ऐसे ग्रांटेड अंडर द स्कीम प्रायर टू द आईपीओ टू द एम्प्लॉय shall be listed immediately upon the exercise of all recognized stock exchange। मतलब सर ऐसा नहीं है, सुनना मेरी बात को, फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को आईपीओ लाने के बाद में होती है, आपको हो सकती है। आप जैसे अज्यूम कर लेते हैं, हम डेटा यहाँ पे जो बता रहा है कि प्रायर टू आईपीओ इसॉस कंपनी ने प्लान किया था, ठीक है जी। इधर कंपनी का आईपीओ आ गया। अब ये लोग क्योंकि यहाँ पर आगे अपना वोट अगर अपना ये इसॉस का ग्रांड जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, राइट अगर एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर जो शेयर्स है, क्योंकि कभी भी याद रखिए जब कंपनी आती है आईपीओ लेके तो वो अनलिस्टेड ही कहलाती है, लिस्टेड तो बाद में होती है, वो याद रखिएगा, लिस्टेड तो बाद में होगा। तो यहाँ पर जब आप आईपीओ आ गया उसके बाद में इन लोगों को अपने स्टॉक ऑफकोर्स एक्सरसाइज करते हैं, तो ये इमीडिएटली ऑफकोर्स वहां पर जिस स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे फॉर एग्जांपल आरएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड है तो वहां पर ये इमीडिएटली ये भी लिस्ट हो जाएंगे जो स्टॉक्स के अंदर ग्रांट किए। देखो, shares arising after the IPO of an unlisted company out of the option or as a granted under any scheme prior to its IPO, मतलब पहले दिए थे आप लोग, तो the employee shall be listed immediately upon the exercise of the all option। जब भी कैसे कर लेगा ना, तो जितना भी आपका आरएससी तो आपको इंटीमेट करना है। अब इसमें क्या क्या कंडीशन लगानी पड़ेंगी, देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो, क्योंकि विदाउट द शेयर और शेयर होल्डर अप्रूवल तो आप ऐसा कर नहीं सकते हो। आप इवन चेंज भी करना चाहते हो किसी कंडीशंस के अंदर तो भी आपको अप्रूवल लगता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, रेक्टिफिकेशन कहता है अंदर क्लॉज मे बी डन इन द प्रायर टू एनी टाइम प्रायर टू द ग्रांट ऑफ द न्यू ऑप्शन और शेयर्स और ऐसे अंडर सच प्री आईपीओ स्कीम, क्योंकि प्री आईपीओ स्कीम का मतलब अभी जो आपने कोई भी स्कीम पहले इशू किया हुआ है उसको यहाँ कंफर्म कर रहे हैं आफ्टर आईपीओ। देखना समझना, कंपनी शैल नॉट मेक एनी फ्रेश ग्रांट विच इन्वॉल्व्स allotment transfer of shares to its employees under any scheme formulated prior to its IPO and prior to its listing of its equity shares unless such pre-IPO is in conformity with the regulation। मतलब of course I have to speak, of course हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, share based employee benefit scheme and pre-IPO is rectified by the shareholders subsequent to the IPO। क्योंकि उसके बाद इतना समझो मेरी बात को ध्यान से, आईपीओ आने के बाद पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट आ गया आपके यहाँ पर, तो कह रहा है कि आपने कोई भी स्कीम बना रखी थी कैसे प्री आईपीओ स्कीम, जो कि किसके लिए थी, एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम अगर बना रखी थी वो अब यहाँ पर वो वेस्टिंग है ऑफ कोर्स, और वो एक्सरसाइज करेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर कह रहा है उसको रेक्टिफाई करवाना है। रेक्टिफाई का मतलब इनकी अप्रूवल ले लेनी है बाय पासिंग एसआर। क्लियर हो रहा है बात? अच्छा, ये बात जब आप स्कीम इंट्रोड्यूस आपने ग्रांट की थी ना, तब भी ये बात आपको मेंशन करनी होगी। अगर ऐसा कोई भी चेंजेस आता है तो वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, आपको याद है ना, हमने बिजनेस भी कहता है ये क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा कहता है नो चेंज शैल बी मेड इन द टर्म्स ऑफ, जस्ट अ मिनट, देखो, नो चेंज शैल बी मेड इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शन और शेयर्स और एसआरए इशूड अंडर द प्री आईपीओ स्कीम whether by repricing, change in the vesting period or maturity or otherwise, unless a prior approval of the shareholders taken, such as change or except for any adjustment for the corporate exchange made in with these regulations। दो बातें इंपॉर्टेंट है, इसको अलग करते हैं। देखो, पहला कह रहा है कि आप मैच्योरिटी में, प्राइसिंग के अंदर, वेस्टिंग पीरियड के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। लेकिन कोई कॉर्पोरेट एक्शन से कह रहा है एनी एडजस्टमेंट फॉर द कॉर्पोरेट एक्शंस मेड इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्शन। अब कॉर्पोरेट एक्शंस क्या हो सकते हैं, लाइक राइट शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स हैं, अगर ये किसी तरीके का कॉर्पोरेट बेनिफिट्स अगर दिए जा रहे होंगे ना, जैसे एग्जांपल, सॉरी हम कॉर्पोरेट बेनिफिट्स की बात करें, कॉर्पोरेट एक्शन मान लीजिएगा किसी तरीके का मर्जर हो रहा है या फिर
क्या कर रहे हैं, डिलिस्टिंग का तो बात नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर मर्जर हो रहा है तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। कंपनी सर्टेन परसेंटेज ऑफ बायबैक करना चाह रहा है तो यहाँ पर चेंजेस जो होंगे वो हटा के हम बात करने वाले हैं। अगर किसी भी तरीका स्कीम के अंदर फिर बोल रहा हूँ, स्कीम के अंदर रिप्राइसिंग कर रहे हैं, या आप उसकी मैच्योरिटी में चेंज कर रहे हैं, या फिर आप उसके कहीं ना कहीं वेस्टिंग पीरियड में चेंज कर रहे हैं, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। आगे कहता है फॉर द लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इशू टू पर्सन टू द ESOS APSA द कंपनी शैल ऑब्टेन द प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द प्रपोज्ड, ऑफ कोर्स जब भी आएगा आईपीओ के बाद में तो ऑफ कोर्स आपको सबको प्रिंसिपल अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। अब देखो 2 टॉपिक यहाँ किए हैं कवर, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं शॉर्ट में फटाफट से आप लोगों को। एक छोटा सा कंप्लायंसेस एंड कंडीशन ये भी आ सकता है, ठीक है। ये कंप्लायंस कब करना है, कंपनी जब आईपीओ लेकर आ रहा है और उससे पहले ना प्रायर आपने क्या कर रखा था, स्कीम ESOS आपने ग्रांट किया होता। आईपीओ के बाद अगर हो तो फिर दिक्कत नहीं था, सेम प्रोसेस फॉलो कर। अगर वो कॉमन बातें आनी है तो चलना मेरे साथ। पहला कहता है ESOS shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated. लाइक अगर डायरेक्ट कर रही है कंपनी खुद तो ट्रस्ट के थ्रू कर रही है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ESOS not to be offered unless or disclosure specified as SEBI made by the company to the prospective option grantee. Pricing कंपनी डिसाइड कर सकता है, freedom to determine the price, of course conformity and accounting conform with the accounting policies. प्राइसेस मतलब कंपनी यहाँ खुद फ्रीली डिसाइड करेगा किसी भी केस के अंदर, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है। स्टॉक एप्रिसिएशन के अंदर भी हम देखेंगे, लेकिन वहां फ्रीली जब डिसाइड करेगा देखा जाएगा कि एप्रिसिएशन के अंदर प्राइस कैसे डिसाइड किया, ऐसा नहीं होना चाहिए बिलो हो जाए जो उनका फेस वैल्यू से नीचे जाए, ठीक है। वैसे पीरियड अगर देखा जाए तो कितना होता है, 1 ईयर का है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड बाय कंपनी टू ESOS इन लिeu ऑफ द ऑप्शन हेल्ड बाय अ पर्सन इन ESOS अंडर अदर कंपनी व्हिच हैज मर्ज्ड or amalgamated with that company, the period during which the option granted by the transfer or company word by held by the him shall be existed against the minimum vesting period required under this regulations. सर क्या कह रहे हैं, अब सपोज कंपनी A लिमिटेड में थे, B लिमिटेड दोनों आपस में हो गई मर्ज्ड, और इसके पास भाई के पास में ना सोचो जी, इनके पास में कंपनी एम्प्लॉय थे, इनके पास ऑप्शन वो ग्रांट था ESOS का। अब मान लीजिएगा 1 ईयर का हमने बोला वेस्टिंग पीरियड था, कितना 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है, उसमें से यहाँ पर 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, क्या हो रहा है 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, ये कंपनी से मर्ज हो गया। अब रेस्ट ऑफ द जो यहाँ पे पीरियड बचा कितना बचा, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगा वेस्टिंग पीरियड। क्या हो रहा है, ये किसी भी केस में हो सकता है, ESOS की स्कीम है तो, LCR स्कीम है तो, रिटायरमेंट की बेसिस पे लिखिए, जनरल बेनिफिट से बनी स्कीम है कोई तो, इन सब में ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। Rights of the option of the holder shall not have a right to receive any dividend, to vote or in any manner enjoy any benefits. Of course, till the of course जब तक एक्सरसाइज नहीं कर लेगा पैसे कैसे, तो यार सोचने वाली बात है, वोटिंग डिविडेंड तुमको कैसे दें जब तक तुम एक्सरसाइज नहीं कर लो। एक्सरसाइज मतलब पैसा ना दे दो शेयर्स का,
एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉय इफ एनी टाइम ऑफ द ग्रांट ऑप्शन, जब ऑप्शन ग्रांट कहता है ना तो एम्प्लॉय जो भी अमाउंट देता है वो फॉरफिट हो जाएगा, देखो मे बी फॉरवर्टेड बाय द कंपनी एंड ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइजेबल बाय द एम्प्लॉय विद इन अ पीरियड एक्सरसाइज, मतलब एक साल में नहीं किया तो, एंड मे बी रिफंडेड टू द एम्प्लॉय इफ द ऑप्शन आर नॉट वेस्टेड ड्यू टू द नॉन रिफंडमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द रिलेटिंग टू द वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन एज पर द इसॉस, कह रहा है देखो मे बी रिफंडेड टू द एम्प्लॉय इफ द ऑप्शन आर नॉट वेस्टेड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट कंडीशन रिलेटिंग टू द वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शंस एज पर द इसॉस, अगर कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो पाती है इसॉस की, जैसा हम लोग ऊपर डिस्कस करते हैं, तो उस केस में भी याद रखिएगा क्या हो सकता है, रिफंड क्या आ सकता है। जैसे मान लीजिएगा स्कीम को प्री आईपीओ थी और स्कीम को बाद में इस ऑफ कोर्स जो है रेजोल्यूशन आपको मिला ही नहीं, शेयर होल्डर्स ने इसको ऑफ कोर्स एसआर पास किया ही नहीं, तो अभी ये ऑफ कोर्स रिफंड आपको करना पड़ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स, अगर हम परचेज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम की बात करें तो ऑफ कोर्स वो आपको बताना पड़ेगा किस तरह से इंप्लीमेंट की जाएगी, ऑपरेट होगी। पीरियड की हम बात करें प्राइसिंग लॉक इन, ये छोटा सा टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी बन जाता है कई बार, जब परचेज की बात कर रहे हैं याद रखिएगा। The company determine the price of the shares under ESPS and confirm the provision of the accounting policies. These resolution same वो चलेगा। Lock in period 1 year on the date of allotment। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। अगर यही है ना पब्लिक इशू का ही पार्ट है, मतलब जिस प्राइस पे आप पब्लिक को शेयर्स दे रहे हैं उसी सेम प्राइस पे आप एम्प्लॉय को भी दे रहे हैं, किसको, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के अंदर, तो लॉक इन नहीं लगती है, ठीक है। शेयर्स आर अलॉटेड बाय कंपनी अंडर ESPS इन लिeu ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी, वो सेम वही बात आ गया, अगर मर्ज हो जाता है तो ऑफ कोर्स वो उसके पास में वो राइट रहेगा सेम। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, EPS is part of public issue if then the shares are issued to employee at the same price in the public issue, shares issued to employee present to the ESPS shall not be subject to lock in, क्योंकि सेम प्राइस पब्लिक पे दे रहे हो तो वही प्राइस हमको दे रहे हो, तो फिर ऐसा है कोई लॉक इन नहीं रहेगा। मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए याद रखिएगा ऐसा कर रहे हैं कि लॉक इन लगाया जाता है, क्योंकि उससे कम प्राइसेस पे हम दे रहे हैं, पब्लिक के प्राइस पे दे रहे हैं उससे कम प्राइस पे हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है, अदरवाइज उनको तो बेनिफिट इमीडिएटली लगे बेच देंगे। तो यहाँ अगर हाँ सेम प्राइस पे कर रहे हो तो लॉक इन फिर नहीं लगाएंगे। सेम कहता है स्टॉक एप्रिसिएशन स्कीम की बात करते हैं, वही सारी एस्पेक्ट्स चलेंगी। देखो जैसे कंटेंट डिटेल्स एंड मैनर इन द स्कीम इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड, कहता है फ्रीडम टू इंप्लीमेंट अ कैश सेटल। अब कंपनी डिसाइड कर सकता है कि स्टॉक एप्रिसिएशन राइट के अंदर वो कैश के थ्रू सेटल करेगा। कैश का मतलब जो राइट है मान लीजिएगा, राइट टू वेस्ट हो गया आपके पास 100 रुपीज का, फर्दर उसका देखा वेस्टिंग करने का राइट है, मान लीजिएगा एक साल के अंदर आपने देखा कि मार्केट आज उसका शेयर का प्राइस चल रहा है 150, तो आप इसको एक्सरसाइज करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे 50 का, जो यहाँ पे 50 आ गया, क्या आ गया आपके लिए एप्रिसिएशन। अब ये तो कैश सेटल हो सकता है या फिर शेयर्स के थ्रू सेटल हो सकता है, आपको कंपनी या तो कैश दे सकता है या सेटल कर देगा आपको शेयर्स के थ्रू। Now, equity settled SR scheme. In case of equity settled SR scheme, if the settlement is resulted in a fractional shares, then अब fractional shares अगर आ रहे हैं तो कैश दे देगा fractional shares की जगह। Consider for fractional shares should be settled in cash. SR shall not be offered unless a disclosure, of course, वो सेम बातें वही एस्पेक्ट्स को हमें कैरी करनी पड़ेंगी। वेस्टिंग पीरियड का है मिनिमम 1 ईयर वेस्टिंग आपको रहेगा, ठीक है, आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सेम अगर ये किसी कंपनी के साथ में मर्ज हो जाती है, अमलगमेंट हो जाती है, तो वो उसका पीरियड जो 1 ईयर का वो एग्जिस्ट होगा आपकी जो नई कंपनी जो क्रिएट हो रही है आफ्टर मर्जर और अमलगमेशन। Right of SRA holder shall not have a right to receive dividend or vote in any manner, of course जब तक कि वो उसको एक्सरसाइज को नहीं कर देता है, SRA grant to him। Now administration अब सेम वही सेम चलेंगी, मैं बता दूंगा आपको सीधा। रेगुलेशन 17 के अंदर कह रहे हैं कि क्या हम डायरेक्टर्स को भी दे सकते हैं, ऑफ कोर्स तो यहाँ देखने वाली बात क्या है, रेगुलेशन 17 रेगुलेशन 6 क्लॉज A, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल रिकमेंड ऑल फी कंपनसेशन इफ एनी पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शैल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल शेयरहोल्डर इन जनरल मीटिंग। एंड यहाँ पे कह रहा है अप्रूवल शेयरहोल्डर क्या चाहिए, नेसेसरी है, जी हाँ, क्योंकि लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शन दैट मे बी ग्रांटेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज एग्रीगेटेड। सो रेगुलेशन 17 कह रहा है कंप्लायंस नेसेसरी है अगर आप दे रहे हैं किसको। आई होप मैं आपको बता दूं, पहले हमने डिस्कस किया था रेगुलेशन 17 को लेकर और 30 को लेकर, ये इसकी एकदम डिटेल क्लास ऑलरेडी याद रखिएगा, इसके ऊपर हम लोगों ने हमारे गवर्नेंस वाले पार्ट में की हुई है। लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट देख रहा है, उसे लगता है कि सर हमें नहीं पता है, तो अलग से पूछ सकते हैं। बट जिनका मॉड्यूल 2 की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन कह रहे हैं, सीज एग्जीक्यूटिव, वही डिमांड करें क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स भी मांग सकता है, उनको भी कर देंगे, ठीक है। चलिए अब जरा यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, अभी से मार्क करके बता रहे हैं आपको। ये इंपॉर्टेंट एरिया है और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो इसमें से आगे जो आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेगा। देखिए ऑप्शन टू परचेज मतलब स्टॉक एम्प्लॉय परचेज स्कीम की बात करते, सॉरी एम्प्लॉय शेयर परचेज स्कीम, बोलो एम्प्लॉय शेयर परचेज स्कीम, एम्प्लॉय शेयर परचेज स्कीम। ये कह रहा है सिक्योरिटीज
एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग स्कीम वेस्टिंग और एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शंस, क्या क्या होगा, डिटेल ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड स्कीम इन ऑफ कोर्स जो कि रेगुलेशन बताए रहे हैं, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप कर रहे हैं इन दीज ऑप्शंस, प्राइसिंग किस से कैलकुलेट किया जा रहा है ऑप्शन, क्योंकि आप पहले देखो कंपनी को ऑफ कोर्स अलाउ किया गया आप पहले डिसाइड कर प्राइस होगा, लेकिन किस मेथड के थ्रू कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। ऑप्शन वेस्टेड 10 टाइम, अब जो ऑप्शन मतलब जब हमने नंबर ऑफ सिक्योरिटी बता रहे हैं टोटल नंबर तो आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन वेस्टेड विच टाइप ऑफ ऑप्शन, ठीक है, द टाइम विद इन विच द ऑप्शन मे बी एक्साइज, ऑप्शन एक्साइज मनी रियलाइज्ड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रिजल्ट ऑफ एक्साइज ऑप्शन, अगर वो एक्साइज किया तो कितना रिजल्ट मतलब कितने लोगों ने किया तो कितना शेयर्स आपको आपने कितना आपका शेयर्स इस स्कीम के थ्रू सेल हो गया है। ऑप्शन लैप्स्ड, वेरिएशन द टर्म्स ऑफ ऑप्शन, brief detail of the significance subsequent changes or cancellation or excise, diluted earning per shares, और क्यों, क्योंकि सर अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, जी हाँ अर्निंग पर शेयर कम होगा नहीं होगा, नंबर ऑफ शेयर जब बढ़ जाएगा तो अर्निंग पर ऑफ शेयर भी कम होगा। पता है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अर्निंग पर शेयर को देख के ही असल खेल खेला जाता है, मतलब ट्रेडिंग की जाती है। इसके बारे में सिर्फ छेड़ने के लिए बोल रहा हूँ, डिटेल में टॉपिक किसी और सीरीज में डिस्कस करेंगे जब हम हमारे कॉर्पोरेट अपडेट्स वाला क्लासेस देखेंगे। एनीवेज अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है, बता दें एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है, पर जरा आपको डिफाइन करना पड़ सकता है, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग एंड कंसीडर एंड अप्रूव द ESOP एंड फॉर्मुलेट द कॉम्बिनेशन कमेटी। काम क्या करना पड़ेगा, 3 काम, पहला होल्ड कीजिए बोर्ड मीटिंग, बोलेगा होल्ड कीजिएगा बोर्ड मीटिंग, फिर अप्रूव कीजिएगा ESOP को, और आप क्या करेंगे फॉर्मुलेट, यहाँ पे फॉर्मुलेट का मतलब है फॉर्मेशन, सॉरी फॉर्म कीजिएगा, क्या सेटअप करने का मतलब है कॉम्बिनेशन कमेटी। याद होगा सेक्शन 170 कमेटी से NRC को भी आप बना सकते हैं, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन कमेटी शैल प्लान द ड्राफ्ट स्कीम, अब इसका काम क्या है, स्कीम का ड्राफ्ट रेडी करना, मतलब ये स्कीम के अंदर ये इसके फीचर्स होंगे जैसे कि हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं सारे, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड कब होगा, एक्सरसाइज कब कर सकता है, प्राइस कितना होगा, सारा एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। नाउ होल्ड अ बोर्ड मीटिंग एंड अडॉप्ट द फाइनल स्कीम, अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, क्योंकि मर्चेंट बैंकर क्या होगा मैनेज करेगा पूरा इशू को, एंड अप्रूव द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। आप क्या चाहिए हमको, शोल्डर का अप्रूवल, तो मीटिंग कीजिएगा, अप्रूव कीजिएगा शोल्डर का मीटिंग बुला जाएंगे। मेक एन एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पे फोकस करना, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर करेंगे इश्यू ऑफ लेटर ऑफ ग्रांट ऑप्शन, किसको देंगे, एलिजिबल एम्प्लॉइज को, अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, दोनों चीज आएंगी, क्योंकि अगर लेटर ऑफ ग्रांट को वो कंसीडर करेगा और लेटर ऑन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कंपनी को वापस भेज देगा। ऑन रिसीव लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अलॉन्ग विद द अपफ्रंट पेमेंट, जो भी उसने किया है यहाँ पर, जो भी इसको स्पेसिफाई किया जाएगा कि यहाँ को उतना पेमेंट करना है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वेस्टिंग पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर वेस्ट इन एम्प्लॉइज, ठीक है। Now, at the time, the company shall issue a letter of vesting along with the letter of exercise option. अब ये अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद क्या होगा, उसका वेस्टिंग के लिए रहेगा, तो वेस्टिंग यहाँ पे याद रखिएगा, लेटर ऑफ वेस्टिंग अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन। वेस्टिंग वो राइट उसके पास वेस्ट करता है, अब उसको एक्सरसाइज करता है विद अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नाउ रिसिप्ट टू लेटर ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम द एम्प्लॉय, अब जब अपना ऑफ कोर्स अब वो एक्सरसाइज करेगा तो उसको लेटर सेंड करेगा, किसको, कंपनी को, लेटर ऑफ एक्सरसाइज। Hold a board meeting at a suitable intervals during the exercise period for allotment of shares. All right, क्योंकि proper authority कौन है, board of directors. Dispense the letter of allotment along with the share certificate and credit the shares so allotted. अब share certificate भी आपको देना पड़ेगा। अब share certificate सर क्या, share certificate 45 days में अगर डिमैट है, अगर डिमैट में तो 45 days के अंदर, अदरवाइज 2 months। Now मेक एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग, क्योंकि अलग से लिस्ट किया जाएंगे, अलग से मतलब लिस्ट कराने जरूरी है। एंड रिसीप्ट ऑफ द लिस्टिंग रिसिप्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। सर क्या यार, जरा ऐसे दोनों जरूर याद कर पाएंगे बच्चे, देखो ध्यान से, तुम यहाँ ध्यान से देखो, तुम अगर ध्यान से अगर एक बात को नोट करो, मैं बता रहा हूँ तुमको इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत जाना इसको। सबसे पहला काम अपने बोर्ड मीटिंग रखना है, जर्नल सी बात है, बोर्ड मीटिंग रखनी ही होती है, और उसका काम क्या है, ड्राफ्ट स्कीम को रेडी कर लेना और कमेटी सेटअप कर देना। कमेटी क्या करेगा, अब ड्राफ्ट जो है ना ये कंसीडर करेगी, मतलब प्लान बनाएगी, ड्राफ्ट प्लान करेगी किसका, स्कीम का। फिर लॉजिकल बात है, शोल्डर की अप्रूवल चाहिए इनको, लेटर ऑफ, अब देखो जब शोल्डर की अप्रूवल चाहिए तो उनकी मीटिंग कॉल करने के लिए बोर्ड मीटिंग में नोटिस जारी किया जाएगा, क्या कि मीटिंग कॉल द बोर्ड, वो जनरल मीटिंग जब बुला ले शोल्डर्स का, क्या करो अल्टीमेटली उनकी अप्रूवल लो। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, तुम इनको समझ लो बस, देखो इनको चाहो तो अपनी नोट साइड में बनाओ। यहाँ से हम दे रहे हैं, देखो क्या, इससे यहां तक तो हम चले गए अलग काम में, यहां तक हमने शेयर एप्लीकेशन लगा दी स्टॉक एक्सचेंज में इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए। अब यहां से लेटर ऑफ ग्रांट, देन लेटर ऑफ ग्रांट एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आप दोनों भेज दोगे एम्प्लॉय को। लेटर ऑफ ग्रांट जो है ना,
लेटर ऑफ ग्रांट वो सही पास रहेगा, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ वो क्या करेगा, एडवांस पैसा भेज देगा। देखो टॉपिक को ऐसे ब्रैकेट में कर लेना, इजी रहेगा। देन जैसे ही वो एक्सटिंग पीरियड, देखो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेस्टिंग पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर, कम से कम 1 साल का टाइम है, वेस्ट इन एम्प्लॉइज। अब क्या होगा, 2 डॉक्यूमेंट फिर जाएंगे, लेटर जाएंगे, लेटर ऑफ वेस्टिंग और लेटर ऑफ एक्साइज। तो लेटर ऑफ वेस्टिंग उसी के पास रहेगा, और लेटर ऑफ जो एक्साइज ऑप्शन है वो कंपनी को भेज देगा, लेटर ऑफ एक्साइज कंपनी को दे देगा कि हाँ जी मैंने एक्साइज कर लिया। अब वापस से क्योंकि अब एक्साइज कर लिया तो होल्ड बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, जो अब अलॉटमेंट करनी है, तो कंपनी क्या करेगी, बोर्ड मीटिंग होल्ड करके यहाँ पर अलॉटमेंट कंफर्म कर देगी उनको। जब अलॉटमेंट कंफर्म हो गया तो डिस्पैच करेंगे लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कॉमन प्रोसीजर है यहाँ से वही स्टार्ट हो जाएगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ देखना हाईलाइट कर सकते हो, लेटर ऑफ ग्रांट एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर ये एक्सेप्टेंस कंपनी के पास आ गया, ठीक है ना। इसको आपने क्या करा, एक अपफ्रंट अमाउंट मतलब एडवांस पेमेंट साथ में भेज दिया, एडवांस पेमेंट दे दिया एम्प्लॉय ने कंपनी को। अब सुनो, अब यहां से जैसे आ गया, इसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होंगे कौन से होंगे, लेटर ऑफ, ध्यान से रखना शॉर्ट में चल लिख लो शायद यहाँ साइड में, लेटर ऑफ वेस्टिंग एंड साथ क्या जाएगा उसके लेटर ऑफ एक्साइज। फिर अगेन वो लेटर ऑफ एक्साइज कंपनी को भेजेगा, लेटर ऑफ एक्साइज कंपनी को भेजेगा अलॉन्ग विद द अमाउंट जो भी यहाँ पर होगा स्पेसिफाई किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब उसने यहाँ पे देखो, देख रहे हो, जैसे उसने लेटर ऑफ एक्साइज यहाँ पे भेज दिया कंपनी को, अब क्या होगा, इसी के बाद एक बोर्ड मीटिंग होल्ड होगा, बोर्ड मीटिंग करेंगे, बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में कंफर्म करके लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, एम्प्लॉय को मिल गया, और यहाँ से उसके बाद में उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर जाएंगे। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर तुम्हें याद हो जाएंगे तो तुम्हें ये प्रोसेस खत्म हो गया है, पकड़ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत जाना इसको। एग्जीक्यूटिव या फाइनल में से एक का तो पक्का बोल के जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी के साथ ये आ ही सकता है। ऑलराइट, चलिए ये कंप्लीट किया हम लोगों ने, और कोई क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स ना कहना व्हाट्सएप पूछेगा। गुड बाय, टेक केयर।